Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to Rigorous Mathematics by Professor Usman Ahmed Mansoor. Before moving on towards the formal content of my channel for today's video, please subscribe my channel at first. Students, आज आपकी तवज्जो एक ऐसे सवाल की तरफ दिलाना चाहूँगा जिसमें न जाने क्या ख़ास बात है कि हर सोल्यूशन मैनुअल के अंदर ही उसको गलत कर दिया जाता है। जी हाँ, गलत करने से मुराद ये है कि एक्सरसाइज 1.1 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 है जहां डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी होती है। डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इनपुट्स ऑफ ए फंक्शन, और रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द आउटपुट ऑफ ए फंक्शन। तो इस क्वेश्चन की डोमेन और रेंज मांगी जाती है। टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी अंदाज में है। सोल्यूशन मैनुअल्स में क्या किया जाता है कि वहां सवाल ही जानबूझ के ऐसे लिखा जाता है, यानी वो इस माइनस को प्लस में चेंज कर देते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है कि ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो जाता है और एक फैक्टर x+1 कैंसिल हो जाता है और वो बड़ा इजीली चीजें कैलकुलेट हो जाती हैं। लेकिन मेरा सवाल है उन प्रोफेसर से जो कि खासतौर पे सोल्यूशन मैनुअल्स लिखते हैं कि वो इस सवाल को चेंज क्यों करते हैं। क्या इस फंक्शन की रेंज एग्जिस्ट नहीं करती, या क्या ये फंक्शन नहीं है, या अगर ये सवाल आए तो क्या हम हर दफा माइनस को प्लस से रिप्लेस करेंगे। मैंने जितनी भी सोल्यूशन मैनुअल्स या की बुक्स देखी हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लिए, उनमें सिर्फ एक किताब ऐसी है कि जहां इसकी रेंज ठीक कैलकुलेट की गई। अब मुझे कैसे पता चला कि वो रेंज ठीक लिखी गई है? क्योंकि मैंने उस रेंज को इंटरनेट पे मौजूद डोमेन रेंज कैलकुलेटर से वेरीफाई किया और वो एग्जैक्टली वही आई। जाहिर है सॉफ्टवेयर तो झूठ नहीं बोलेगा आपसे, बिकॉज वो ऑनलाइन मौजूद है और वैसे भी लॉजिकल भी है। अभी हम मैथमेटिकली देखेंगे कि वो सॉफ्टवेयर से जो रेंज आती है वो मैथमेटिकली भी कैलकुलेट वही होती है। वो की बुक है बेसिकली, मैं दिखा देता हूं आपको। इल्मी किताब खाना के लिए ये किताब लिखी गई M.K. गौरी साहब की, ये इसका टाइटल है, आप देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से जितनी भी किताबें इस सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पे लिखी गई हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब के लिए, दिस इज द बेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। मगर स्टिल इन्होंने भी सिर्फ इसकी रेंज को लिखा है, इन्होंने उसको कैलकुलेट करके नहीं बताया। मे बी ही इज यूजिंग सम सॉफ्टवेयर और एल्स, मगर उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया। अब मेरा सवाल है कि एक स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि इसकी रेंज ये है? क्या प्रोफेसर्स भी अगर मैथमेटिकल वर्किंग करना छोड़ दें, क्या घर बैठ के एक सवाल पे काम नहीं किया जा सकता? मैं ये नहीं कह रहा कि हर प्रोफेसर इसको क्लास में गलत करता होगा, लेकिन मेरा सवाल है कि जो लोग किताबें लिखते हैं वो इसको माइनस को प्लस से चेंज क्यों कर देते हैं? डोंट यू थिंक कि ये एक बहुत ही नामुनासिब सी चीज है? बिकॉज स्टूडेंट्स आपसे पूछ सकते हैं कि सर ये टेक्स्ट बुक में माइनस लिखा हुआ है, वहां प्लस लिखा हुआ है, कैसे जस्टिफाई हो रहा है? या तो इसकी रेंज गलत लिख दी जाती है या फिर इसमें माइनस को प्लस से चेंज कर दिया जाता है। बहरहाल जो चीजें मौजूद हैं वो एज इट इज है, आप इनको टैली कर सकते हैं। अब ये किताब भी अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इल्मी के लिए अब कोई और साहब किताब लिख रहे हैं। ये किताब अब मार्केट में एज सच फेमस नहीं रही, बिकॉज कुछ और राइटर्स की बुक्स आ गई हैं। मगर जो भी राइटर्स हैं, मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल है उनसे, एक तालिब इल्म होने के नाते मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या ये फंक्शन लिखा जाए तो क्या हम घर बैठ के इतना काम नहीं कर सकते कि इसको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा देकर इसकी रेंज कैलकुलेट कर ली जाए? कोई मैथमेटिकल वे आउट तो होगा। तो देखते हैं कि वो मैथमेटिकल वे आउट क्या है। क्योंकि ये फंक्शन, मैं मानता हूं कि इट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ एवरी फंक्शन, ठीक है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये फंक्शन उस पाए का फंक्शन है। मिसाल के तौर पे आपके सामने अगर लिख दूं e⁻tan इनवर्स x² 2 प्लस log c या प्लस log x, यू में से कि जी यहां काफी डिफिकल्टीज हैं, इट इज नॉट दैट इजी। मगर ये सिंपल सा एक रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। आई डोंट थिंक कि इसकी रेंज कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ा टास्क है। हम बगैर कोई टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को और देखते हैं कि कैसे इसकी रेंज निकलेगी। और मेरे साबित की हुई जो रेंज होगी उसको आप इंटरनेट पे मौजूद डोमेन रेंज कैलकुलेटर से वेरीफाई करें और चेक करें कि दोनों आंसर सेम है। होपफुली इंशाल्लाह दोनों आंसर्स सेम हो। ओके, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, डोमेन क्या होती है? वो वैल्यूज, अब यहां पर आप किस सेट के अंदर काम कर रहे हैं?
आप बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो भी डोमेन या जो भी रेंज निकालनी है वो इस आर के अंदर से ही निकालनी है। हर वो पॉइंट जहां पे फंक्शन वेल डिफाइंड होता है वो पॉइंट डोमेन का हिस्सा बन जाता है। आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन बड़ा नाइस और स्मूथ और मतलब नाइसली बिहेव फंक्शन है। सिर्फ इसमें एक खराबी है कि ये जब डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो ये ओवरऑल फंक्शन एक मीनिंगलेस चीज बन जाएगी, ये अनडिफाइंड सेटअप बन जाएगा। तो सवाए वो वैल्यूज जहां पर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, बाकी हर जगह ये फंक्शन क्लियर कट डिफाइन है। बिकॉज ऊपर पॉलिनोमियल हर जगह डिफाइन, नीचे पॉलिनोमियल ये भी हर जगह डिफाइन। लेकिन मसला कि जब ये p/q फॉर्म में लिखे गए तो नीचे वाला जहां 0 होगा उसको रेंज में से निकालना पड़ेगा। क्लियरली द फंक्शन g is well defined या सिंपली डिफाइंड भी लिख सकते हैं for all x belongs to set of real numbers except, ये माइनस का साइन है यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से मैंने -1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, निकाल दिया। -1 को छोड़ करके जितने रियल नंबर्स हैं वो क्या हैं, इसकी डोमेन का हिस्सा है। तो डोमेन कैसे लिखी जाएगी, सो डोमेन ऑफ फंक्शन g इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अदर देन -1। तो डोमेन में तो कोई इख्तलाफ था भी नहीं, सिंपल सी चीज थी, जहां फंक्शन डिफाइन ना रहे उसको क्या कर दो, बाहर निकाल दो। और अपना जो सेटअप रखना है, जहां पर आपने चीजें देखनी है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में हमने नहीं जाना बिकॉज वो इस बुक का स्कोप नहीं है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द रेंज, मैं इस फंक्शन की रेंज कैसे कैलकुलेट करूंगा। मैंने इसकी रेंज 2017 में कैलकुलेट की थी और काफी मैं भी परेशान था कि जो भी बुक उठाता था वहां पे ये माइनस प्लस से रिप्लेस होता था और मैं लिटरली आई यूज्ड टू लॉफ कि मतलब ये क्या सेटअप चल रहा है कि टेक्स्ट बुक में एक चीज है और की बुक में कुछ और है। जो भी सोल्यूशन मैनुअल हम देखते थे, ऑफ कोर्स दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेसर्स जिन्होंने भी लिखी है, मतलब थोड़ा सा इस सवाल पे मेरे ख्याल से सबको सोचना चाहिए। और मैं एम के गौरी साहब को क्रेडिट दूंगा कि एटलीस्ट उन्होंने इसकी रेंज सही लिखी, ऑल्दो मेथड उन्होंने भी नहीं लिखा, मैथड सॉल्व उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जहां से ये किताब मिले इसको फॉलो किया जाए बिकॉज you can hardly find any mistake in this book, one of the best books written on the subject of mathematics at intermediate level. Anyways, let y is equals to, अगर इस फंक्शन को y के बराबर रखें then what do you get? y is equals to x square minus 3x plus 2 divided by x plus 1। और क्या असम्पशन लेके लिख रहे हैं कि x कभी भी -1 नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन के केस में हम -1 x इक्वल टू -1 को किक आउट कर चुके हैं अपने सेटअप में से। इसका मतलब ये वाला नीचे जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, कभी भी 0 नहीं हो सकता। हमारा टारगेट क्या है, वी वांट टू फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, और y की ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो इस फंक्शन g की रेंज है, वो इस फंक्शन g की का रेंज सेट बनाएंगे। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन जो जो वैल्यूज ले रहा है वो इन जनरल y से रिप्रेजेंट कर दिया। अब y जहां से बिलोंग कर रहा है वो कैलकुलेट कर लूं तो वो पूरा सेट मेरा क्या बनेगा, रेंज सेट बनेगा, बिकॉज डोमेन भी एक सेट है और रेंज भी एक सेट है। तो क्योंकि ये एक्सप्रेशन नीचे वाला कभी 0 नहीं है तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमेशा नॉन जीरो चीजों की होती है। यहां से सिंप्लीफाई करें, आपके पास क्या आएगा, yx plus y is equals to x square minus 3x plus 2, x square minus 3x minus yx plus 2 minus y equals to 0, x square plus minus 3 minus y into x plus 2 minus y equals to 0। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक इक्वेशन आ गई है जो कि क्वाड्रेटिक है, किसके लिहाज से, x के लिहाज से। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और y भी को के वेरिएबल ही है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक किसके लिहाज से है,
x के लिहाज से है, यानी यहां से x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए फाइंड हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ y। देखता हूं कैसे होगी और वहां से कुछ आइडिया चलाएंगे फिर हम। क्वाड्रेटिक इन x, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट्स लगा सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट व्हाट विल यू गेट -3 माइनस y स्क्वायर माइनस 4a इंटू c ओवर 2 इंटू 1। इट implies x इज इक्वल टू y प्लस 3 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर ओपन करें, माइनस का कोई रोल नहीं है, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 8 प्लस 4y ओवर 2। इट implies x is equals to y plus 3 प्लस माइनस y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 1 ओवर 2। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को नाम दे दें 1 का। हमने एक इक्वेशन फाइंड कर ली है और ये इक्वेशन आपको x की वैल्यू दे रही है इन टर्म्स ऑफ y, यानी यहां से क्या पता चलेगा, आप कोई एक y रख के देखें तो आपको जवाब में 2x मिलेंगे, यानी कि हर x के लिए तो एक y था मगर एक y के लिए 2x आएंगे। क्यों? बिकॉज y वॉज अ फंक्शन ऑफ x। जब मैंने लिखा था y इक्वल्स टू वो g ऑफ x लिखा था, तो यहां पर y को x का फंक्शन ट्रीट किया था, ठीक है। तो फंक्शन का आंसर हमेशा यूनिक होता है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि x इन टर्म्स ऑफ y लिखा गया है मगर ये फंक्शन नहीं है y का, बिकॉज यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x। एनीवेज मेक द थिंग सिंपलर। हम बेसिकली y की पॉसिबिलिटीज देखना चाह रहे हैं कि y कहां से बिलोंग करेगा। हमने क्या ट्रिक खेली कि हमने x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें अच्छे से पता है कि कौन कौन सी x एडमिसिबल है। -1 को छोड़कर हर वैल्यू ऑफ x, हर रियल वैल्यू ऑफ x एडमिसिबल है, मगर वो लिखी कैसे जा रही है इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि यहां पर इस सेटअप के अंदर वो वाले y एडमिसिबल होंगे जिनके अगेंस्ट x कोई भी रियल नंबर होगा -1 को छोड़कर। क्या मैंने बोला कि यहां से वो वाले y सिर्फ एडमिसिबल हैं जो ऐसी वैल्यू ऑफ x देंगे जो -1 के अलावा होगी, क्योंकि अगर -1 आएगा तो ऐसे y को आपको रेंज के अंदर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि -1 तो डोमेन का ही एलिमेंट नहीं है। और दूसरी चीज का ख्याल क्या रखना है कि अगर ये टर्म नेगेटिव हो जाए तो अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव आएगा तो सिस्टम विल बिकम कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स आ जाएगी, क्योंकि इसका तो कोई रोल ऐसा है ही नहीं, ये तो बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है। असल एक्सप्रेशन तो ये है जिस पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये कॉम्प्लेक्स हो गया और सेटअप तो x कॉम्प्लेक्स हो गया। इसका मतलब y की वो वैल्यूज जिससे x कॉम्प्लेक्स हो जाए या y की वो वैल्यूज जिससे x -1 हो जाए, इन दो चीजों को जहन में रखते हुए ऐसे y से बचना है जिनसे x या तो -1 हो या जिनसे x या तो कॉम्प्लेक्स बन जाए। ऐसे y's को निकाल दो और बाकी y's को ले लो, तो जो y's आप ले रहे होगे वो इस फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी, ठीक है। बिकॉज उनके अगेंस्ट जो x आ रहे हैं दीज आर एडमिसिबल, वो एडमिसिबल वैल्यूज हैं x की। अगर कोई ऐसा y है जिससे x -1 बन जाता है वो एडमिसिबल नहीं होगा, या अगर कोई ऐसा y है जिससे x कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो भी एडमिसिबल नहीं होगा। क्या गारंटी है कि यहां ऐसे y's होगा जिससे x कॉम्प्लेक्स हो? बिकॉज यहां पर एक एक्सप्रेशन ऐसा मौजूद है जिसके ऊपर अंडर रूट है। अगर मैं y कुछ ऐसा रख दूं, ठीक है, जिससे ये नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो फिर x कॉम्प्लेक्स हो जाए और वो एडमिसिबल नहीं है। तो y की कौन सी वैल्यूज एडमिसिबल है? जिनको रखने से वही x आए जो ऑलरेडी एडमिसिबल है, ठीक है। सिंस द एडमिसिबल का मतलब क्या है कि जो आप रख सकते हैं, द एडमिसिबल जो लीगल है, वैल्यूज ऑफ x और ऑल रियल
numbers except -1, ठीक है, except -1, कोई भी रियल नंबर है x y -1 के। So we will refrain means बचना from those values of y for which x is equals to -1 or for which x is complex। यानी कोई ऐसा y अगर मुझे मिल जाए जिससे x -1 हो, वो मेरी रेंज नहीं हो सकती, रेंज का एलिमेंट नहीं हो सकता। और इसी तरह ऐसा y कोई मिल जाए जिससे मेरा x क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो वो y भी मेरा रेंज नहीं हो सकता। इसके अलावा जितने भी y's होंगे वो x की एडमिसिबल वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट मिल रही है, तो इट मींस उन y's का जो सेट बनेगा वो गिवन फंक्शन की रेंज होगी, ओके, फॉर विच x इज कॉम्प्लेक्स। नाउ अब हम x को चेक कर लेते हैं कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है y की जो -1 है। अगर है तो उसको हम निकाल देंगे एट द एंड रेंज के अंदर से। सो फॉर x इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 1 इंप्लाइज यहां -1 रखें और इसको सॉल्व करें y के लिए, y +3 ± अंडर रूट y² + 10y + 1 ओवर 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है मेरी, ये मुझे दोबारा भी जरूरत पड़ेगी। इसको मैं सॉल्व करूं तो -2 इक्वल्स टू y +3 ± y² + 10y + 1। स्टूडेंट्स इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा ±। देखते हैं कोई y कैलकुलेट होता है यहां से या नहीं। दोनों तरफ स्क्वायर करें, ये बनेगा y² + 25 + 10y और ये बनेगा y², ये प्लस माइनस भी खत्म हो जाएगा, प्लस की टर्म तो प्लस ही रहेगी। तो व्हाट विल यू गेट, ये y² 10y y² 10y कैंसिल हुआ। इसका मतलब कि इस इक्वेशन से तो कोई y निकल ही नहीं सकता, एक इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बन गई, मीनिंगलेस चीज बन गई। यहां से क्या पता चला कि ऐसा कोई y एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके अगेंस्ट x क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो रेंज पे जो दो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी वो कौन सी थी? एक रिस्ट्रिक्शन ये थी कि ऐसे वैल्यूज से बचना है जिसके अगेंस्ट x -1 आए, और दूसरी ये थी कि ऐसी वैल्यूज से बचना है जिनके अगेंस्ट x कॉम्प्लेक्स हो जाए। सिर्फ वो वैल्यूज लेनी है जिनके अगेंस्ट x क्या रहे, रियल रहे, अदर देन -1। तो पहली जो हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी उससे तो हम आजाद हो गए, क्योंकि ऐसा कोई y एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जिसके लिए x क्या हो, -1 हो। अब हम देखते हैं कि क्या ये एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है कहीं पे। लेट अस चेक। ये इक्वेशन सिर्फ मैं लिखे रहने देता हूं बिकॉज मुझे इसकी जरूरत होगी, इसी के आगे से काम होगा मजीद। कौन कौन सी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है y की? सिर्फ वो जिनके अगेंस्ट ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे। नाउ all those values of y will be admissible for which y² plus 10y plus 1 is greater than or equals to 0। बिकॉज अगर कहीं ये लेस देन 0 हुआ तो वो तो फिर x को कॉम्प्लेक्स बना देगा, और जब x कॉम्प्लेक्स बन गया तो ऐसा y आपकी रेंज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि रेंज का मतलब क्या होता है कि उसके अगेंस्ट डोमेन का कोई एलिमेंट मिल रहा होगा, और डोमेन के एलिमेंट कौन से हैं? रियल नंबर्स अदर देन -1। तो यहां से इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालना है। जो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ
above inequality will be the range set of फंक्शन g। वो फंक्शन g का रेंज सेट होगा आपके पास। इससे एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनती है? अब स्टूडेंट्स के ध्यान में आ सकती है बात कि इन इक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। द एसोसिएटेड इक्वेशन will be the associated equation will be क्या बनेगी? y square plus 10y plus 1 equals to 0। इसको हम सॉल्व करते हैं तो y equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a minus 10 plus minus 20, this will be 96। आप 96 को क्या लिख सकते हैं? 16 multiplied by 6, it implies y equals to minus 10। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 4 under the root 6 over 2। और यहां से जब आप 2 कॉमन लेंगे, what will you get? minus 5 plus minus 2 under root 6 over 2। 2 और 2 क्या हो गए? कैंसल हो गए आपके पास। मैं अपनी सहूलियत के लिए उस इनइक्वालिटी को यहां लिख लूं, y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से क्या हुआ बच्चों? दो वैल्यूज आ गई y की। कौन सी वाली वैल्यूज आएंगी? इट इंप्लाइज y इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। तो बच्चों ये तो सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के। मुझे किसके सॉल्यूशंस चाहिए? इस इनइक्वालिटी के। ठीक है, दीज आर द बाउंड्री नंबर्स। ये क्या कहलाएंगे? दीज आर द बाउंड्री नंबर्स। तो अब हम देखते हैं माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। अब ये रकम है स्टूडेंट्स छोटी, -5 माइनस 2 अंडर रूट 6, और जाहिर सी बात है ये उससे बड़ी रकम है। दिस विल बी -5 प्लस 2 अंडर रूट 6। हम कैलकुलेटर पर चेक करते हैं कि ये किससे अप्रोक्सीमेट हो सकता है। -5 माइनस 2 अंडर रूट 6 ये आ जाता है स्टूडेंट्स -9.89। 2 डेसिमल्स तक ही रखते हैं, कोई हमें इसकी इतनी जरूरत ऐसे नहीं होगी। -0.10। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारी जो रियल लाइन है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, वो इन बाउंड्री नंबर्स की वजह से, कौन से बाउंड्री नंबर्स? ये वाले, इनकी वजह से 3 रीजन्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। ओके, ये 3 रीजन्स जो हैं, हमने देखना है कि कौन कौन सा रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट है। बिकॉज जो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट होगा वही हमारे गिवन फंक्शन की रेंज होगी। ओके, लेट्स सी इसका तरीका कार क्या है। इस रीजन से कोई एक पॉइंट उठा के इसमें रखें, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो पूरा रीजन उसका सॉल्यूशन सेट है। इसी तरह इसके लिए और इसी तरह इसके लिए। अब -9.89 से पीछे का कोई नंबर लेना पड़ेगा। टेक y इक्वल्स टू -10 ले लें, तो ये क्या बन जाएगा? y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 1, ये क्या बनेगा? -10 स्क्वायर 10 इंटू -10 प्लस 1। स्टूडेंट दिस विल बी 100 माइनस 100 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1। अब 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और ये इनइक्वालिटी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था। सो क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, यानी ये पूरा रीजन जो है ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बन गया। ठीक है, सिमिलरली यहां से कोई पॉइंट उठाते हैं,
कोई सिंपल सा पॉइंट यहां से ले लेते हैं, -0 पॉइंट यहां से आप -1 रखें, इस पूरे रीजन के दरमियान से कोई पॉइंट ले लें। टेक y इक्वल्स टू -1, यहां रखें स्टूडेंट्स -1 का स्क्वायर प्लस 10 into -1 plus 1. What will we get? 1 minus 10 plus 1. This is, students, -8. Now -8 is less than 0. वहां तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, इसका मतलब ये फॉल्स है, ये इसका मतलब ये पूरा रीजन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका मतलब उसके सॉल्यूशन रीजन में, सॉल्यूशन सेट में दरमियान वाला रीजन नहीं है। पहले वाला था, दरमियान वाला नहीं है, दरमियान वाले से मुराद जो दूसरा है। लास्टली आप क्या कर सकते हो, यहां से कोई पॉइंट पुट करें, आप सिंपली 0 रख लें, बिकॉज 0 इसके बाद आएगा। फिर y इक्वल्स टू 0, सो अब यहां पर 0 रखें, 0 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 0 प्लस 1, स्टूडेंट दिस विल बी 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब तीसरा रीजन जो है वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा बन गया। देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, सोल्यूशन सेट क्या है, आप कहां से पहले -∞ से लेकर के ये रकम जहां तक आ रही है, इसको पूरा स्टूडेंट्स देखें, कोई रकम मिस नहीं हो रही, तो ये एक इंटरवल बनेगा। रफली बता रहा हूं मैं, टेक्निकल सेंस में इंटरवल का लफ्ज यूज नहीं कर रहा, रफली यूज कर रहा हूं। और कौन सी रकम आएगी, -5 -2/6। ओके स्टूडेंट्स, तो इस रकम के ऊपर सेटिस्फेक्शन हो रही थी क्योंकि इस रकम पे तो 0 आ रहा था आंसर। इसका मतलब इसको आप क्लोज करेंगे, ये रकम शामिल होगी, -∞ तो कभी शामिल हो नहीं सकती, दरमियान का पोर्शन शामिल नहीं है, लास्ट पोर्शन शामिल है, तो क्या लिखोगे, यूनियन। जब आप दो सेट्स को कंबाइन करते हो तो सेट के जबान में यूनियन लेते हो। अब ये रकम शामिल है और इन्फिनिटी तक जाएंगे क्योंकि पूरा रीजन क्लियर था, पूरा रीजन सेटिस्फाई हो रहा था, और इन्फिनिटी की तरफ से ओपन छोड़ देंगे। दैट इज, अब ये सोल्यूशन सेट जो है ये वैल्यूज है किसकी, y की, और y बेसिकली क्या है, रेंज सेट की रिप्रेजेंटेशन है जनरल। तो इसका मतलब है y बिलोंग कर रहा है कहां से, -∞, -5 -2/6 यूनियन -5 + 2/6, infinity. That is रेंज ऑफ फंक्शन g क्या होगी। ये सारे रियल नंबर्स को लिखने का एक अंदाज और भी है क्या, कि वो तमाम रियल नंबर्स जो ये दरमियान वाले छोड़ करके बाकी के हैं, यानी कि ये दोनों के यूनियन का मतलब क्या है, देखें दरमियान के एलिमेंट्स मिस हो रहे हैं सिर्फ, अगर आप गौर करें यहां से यहां तक सारे, फिर यहां से यहां तक सारे, तो ये दरमियान के मिस हुए। इसका मतलब R में से ये दरमियान वाले एलिमेंट्स निकाल दो, और वो कौन से बनेंगे, -5 -2/6, -5 + 2/6। तो स्टूडेंट्स ये है इस फंक्शन की रेंज। आपको क्या चाहिए कि इस वर्किंग को वेरीफाई करने के लिए आप इंटरनेट पे मौजूद क्या करें, डोमेन रेंज कैलकुलेटर के अंदर इस फंक्शन को पुट करें, वो आपको इसकी रेंज भी देगा, डोमेन भी देगा, इसका ग्राफ भी देगा, और वेरीफाई करें कि क्या जो मैंने आंसर निकाला है क्या वो सेम है या नहीं। आंसर के लिखने के अंदाज में शायद डिफरेंस हो क्योंकि वो और अंदाज में लिख रहा होगा, मगर ये ऐसे ही है कि कोई शख्स 4 को 2 + 2 लिख दे, 2 + 2 + 4 -4 लिख दे, स्टिल ये कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो कोई भी अंदाज हो सकता है लिखने का, बट उसका इवेंचुअल मीनिंग यही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं स्टेप्स रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले मैंने अपने फंक्शन को y सपोज किया, y जो था वो रेंज की रिप्रेजेंटेशन थी इन जनरल, वहां से मैंने एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर ली उनको सॉल्व करके, x को इन टर्म्स ऑफ y भेज दिया, फिर x की एडमिसिबल वैल्यूज मुझे पता थी, x की एडमिसिबल वैल्यूज जिन एडमिसिबल वैल्यूज ऑफ y के अगेंस्ट आएंगी वो वैल्यूज ऑफ
y जो है वो उस फंक्शन की रेंज होगी। यानी ऐसा कोई भी y एक्सेप्टेबल नहीं होगा जिसके अगेंस्ट कोई ऐसा x मिले जो एडमिजिबल नहीं है। और वो मैंने बता दिया था कि हमारी रेंज पे 2 रिस्ट्रिक्शंस होंगी। एक वो रिस्ट्रिक्शन कि ऐसा कोई y एडमिजिबल नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है जिसके अगेंस्ट x-1 हो, या ऐसा कोई y एडमिजिबल या एक्सेप्टेबल नहीं है जिसके अगेंस्ट x कॉम्प्लेक्स हो। इन रूल्स पे चलते हुए हमने इस क्वेश्चन की रेंज को फाइंड आउट किया। होपफुली आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये एक जो मिथ बनी हुई है कि जी इस क्वेश्चन को आप माइनस के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, वो मिथ खत्म हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।